अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं। ठीक है, कंटेंट में आपके पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इसका सभी आप कंटेंट ओपन कर लिए और देखिए देखिए आपके पीए फर्स्ट में यहाँ पर हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 3। और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हैं और सिविक्स में 2 चैप्टर हैं। तो हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री जो था हमारा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, पेज नंबर 75। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो पेज नंबर 75 ओपन करिए। आज हमें ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट ओपन करना है। ठीक है, ये पढ़ना है हमें। तो पेज नंबर 75 ओपन कर लिए आप सभी लोग। अब ये पेज नंबर 75 है हमारा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, जो हमारा प्लानेट है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, जिस प्लानेट पर हम रहते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले पार्ट फर्स्ट लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लिएगा इसे, और यहाँ पर उस दिन की डेट लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी। ठीक है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, लेट्स रीड। हैव यू एवर गॉन आउटसाइड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट एंड लुक अप एट द स्टार्स। क्या तुम कभी अंधेरी रात में, जब चांदनी रात हो, मूनलेस मतलब मून ना हो, ठीक है, चांद ना निकला हो, उस दिन तुम कभी रात में बाहर निकले हो और तुमने आसमान में देखा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? तो ये कह रहे हैं हंड्रेड्स परहैप्स थाउजेंड ऑफ स्टार्स फिल द स्काई। लगभग 100, 100 और 100 से ज़्यादा लगभग क्या होते हैं, स्टार्स जो है आसमानों में जो तारे होते हैं वो भरे रहते हैं। ईच ऑफ दिस ट्विंकलिंग लाइट इज एक्चुअली सच अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। और ये जो चमकती हुई चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो असल में क्या होती है, एक गर्म और बड़ी गैसेस का जलना। ठीक है, गैसेस, हॉट ग्लोइंग गैसेस का स्फीयर है ये, जो कि हमें जलता हुआ दिखता है। मैनी ऑफ दीज सन्स आर मच लार्जर ब्राइटर। मैनी ऑफ दीज सन्स आर मच लार्जर ब्राइटर देन आवर ओन सन। मतलब ये कह रहे हैं इसमें से कुछ सन ऐसे हैं जो कि हमारे सन से ही बड़े हैं। मतलब ये स्टार्स के बारे में कह रहे हैं, जो स्टार्स हैं वो हमारे सन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमारा जो सूरज है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। All these objects seen during night are known as heavenly bodies or celestial bodies and they are part of the universe. Universe is defined as everything that physically exists. अभी कह रहे हैं और ये जो सारी चीज़ें हमें रात में दिखती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, heavenly bodies कहते हैं या celestial bodies कहते हैं। और ये सब क्या है, हमारी यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स इज़ डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट। और यूनिवर्स उस हर चीज़ को कहते हैं, उन सारी चीज़ को कहते हैं जो कि फिजिकली, जिसे हम मतलब देख सकते हो या छू सकते हो, वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, वो चीज़ हो। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ हम जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, यूनिवर्स के अंदर आ गई चीज़ें। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या हो गई, फिजिकली एग्जिस्ट हैं अगर, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्स। सिंस मैन स्टार्टेड थिंकिंग स्पेस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड हिम इन द बिगिनिंग। अभी कह रहे हैं जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो लोगों को क्या लगता था कि जब इस पर सोचते थे लोग बाग, थिंक करते थे इसके ऊपर, तो क्या था, स्पेस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड हिम। फैसिनेटेड मतलब मोहित करना या जादू करना, एक तरह से जादू की चीज़ लगती थी स्पेस इन्हें। ठीक है, जादूगरी लगती थी कि कुछ जादू की चीज़ है, इन्हें बहुत मोहित करती थी, मतलब पसंद आती थी। उसके बारे में सोचते थे, खूबसूरती देख के उसके सोचते थे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि किसी के बारे में तो पहले कुछ पता तो था नहीं स्पेस के बारे में, ना साइंटिस्ट थे, ना इतनी टेक्नोलॉजीज़ थी। फिर बाद में क्या हुआ, इन द बिगिनिंग ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। शुरुआत में क्या था कि वो लोग क्या थे, इसके लायक नहीं थे कि उसे समझ पाएँ कि ये है क्या चीज़। ही लुक एट इट विद ऑ एंड क्यूरियोसिटी। और वो उसे कैसे देखते थे कि जिज्ञासा से या कौतूहल, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं था, बस उन्हें ऐसा लगता था हाँ कुछ तो चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ ओनली इन द पास्ट फ्यू सेंचुरी दैट मैन हैज़ बीन एबल टू प्रोब इन टू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और प्रोब मतलब जाँच, ये अभी कुछ सेंचुरी से पहले की बात है, कुछ सेंचुरी पहले की बात है कि जो है इंसान इस काबिल हो पाया है कि उसकी जांच कर पाया है, उसकी मिस्ट्रीज़ को, यानी उसके रहस्यों को पता कर पाया है। किसके रहस्य को, यूनिवर्स के रहस्य को जांच कर पाया है। दो इट इज़ ओनली द इनिशियल स्टेजेस। तो ये जो है क्या थी, शुरुआत की स्टेजेस थी जब इसके बारे में जांच होना शुरू हुई। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़। आज हमें क्या पता है, हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़ की बारे में बहुत सारा पता है। ठीक है, एंड अबाउट द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है हमें।
द सन, द स्टार, द प्लानट एंड द मून आर हेवनली बॉडीज़। अब जो सन है, स्टार है, प्लानट है और मून है, ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज़ है। देयर आर अदर्स ऑल्सो बट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। और यहाँ पर और भी सारे स्पेस के अंदर बहुत सारे ऐसे हेवनली बॉडीज़, ये कह लिए सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि हैं तो मगर वो हमें अपने आँखों से, अपनी नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब सिर्फ अपनी सिंपल आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए या तो फिर टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी या डिफरेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि हमारे बहुत दूर हैं, इस वजह से हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। अर्थ अ यूनिक प्लानट। अब अर्थ की बात करते हैं जो कि एक यूनिक प्लानट, यूनिक मतलब अनोखा। इन द सोलर सिस्टम आवर अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सूरज के सोलर सिस्टम के अंदर देखा जाए तो हमारा जो अर्थ है वो सूरज के तीसरे नज़दीकी में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, मतलब पहला कोई और है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरे नंबर पे जो है आता है जो वो क्या है? अर्थ है, सूरज के करीब जो आता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट, और ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ा आता है, मतलब 4 इससे और बड़े प्लानट हैं, फिर उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है साइज़ के हिसाब से वो कौन है? अर्थ है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन एट 1,07,220 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहे हैं इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट, इट ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ये कितने? 1,07,220 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतना किलोमीटर अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगा लेता है। एंड मेक्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और एक रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ जो घूमता है वो कितने दिन में घूमता है? 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 45.51 सेकेंड, इतने टाइम में क्या करता है ये? 1 साल जिसे हम कहते हैं, इतने एक चक्कर लगा लेता है सन के चारों तरफ, इस तरह से। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एवरी 23 आवर 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड। जो हम कहते हैं 24 घंटे, तो वो 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, जो हमारा दिन होता है। इतने टाइम में क्या करता है? ये रोटेट करता है, अपनी जगह पर इस तरह से घूमता है, अपनी जगह पर इस तरह से घूमता है अर्थ, ठीक है, इस तरह से घूमती है। द अर्थ इज़ नॉट अ ट्रू स्फेयर बट इट इज़ अ बिट ऑरेंज शेप। ये क्या है? कह रहे हैं कि अर्थ जो है पूरा ट्रू स्फेयर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है बॉल की तरह कि हर तरफ से गोल हो, मगर ये किस तरह है? थोड़ा सा ऑरेंज की तरह है, संतरे की तरह शेप है इसका। स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप पोल, मतलब टॉप पोल पे ऊपर वाला जो पोल है इसका वहाँ पर थोड़ा सा पिचका हुआ फ्लैटन है, जैसे संतरा होता है, जहाँ से हम संतरे को छिलते हैं उसका पिचका होता है संतरा, ठीक है। इट इज़ ओनली नॉन प्लानट विद एम्पल वाटर एंड एयर इट। ये क्या कह रहे हैं? यही एक ऐसा प्लानट है जिसमें इनफ वाटर, मतलब सफिशिएंट वाटर मिलता है, ठीक है, इसके अंदर, और एयर है इसके अंदर अराउंड इट। एम्पल कहते हैं सफिशिएंट, मतलब एडिक्वेट, जितनी हमें चाहिए होती है, जिसकी ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना पानी और हवा इसके अंदर ऐसा एक प्लानट है कि इसी के अंदर इतना जो ज़रूरत के हिसाब से पानी और हवा है हमें मिल जाती है, बाकी प्लानट पर नहीं मिलेगी। द टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़ ऑल्सो सिचुएटेड टू सपोर्ट लाइफ। और जो अर्थ है उस पर टेम्परेचर कैसे क्या है? जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ऐसा है, इतना नॉर्मल है कि जो लाइफ सपोर्ट कर सके, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस विच फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब कुछ एग्जिस्टेंस की ज़िंदगी क्यों है अर्थ के ऊपर, क्यों लाइफ गुजार सकता है इंसान, उसकी कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया। जैसे प्रेजेंस ऑफ लैंड, कि हमारे यहाँ अर्थ पर क्या है? धरती मिल जाएगी, हमें ज़मीन मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, एंड एयर ऑन अर्थ, और हमें क्या मिलेगी? हवा मिल जाएगी। गिव्स इट अ यूनिक पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं तीनों चारों की चीज़ों की वजह से क्या है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लानट माना जाता है। वाटर ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो पानी है 71%, जो कहते हैं 71% जो है पानी है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जो पानी है वो कितना है? 71% घिरा हुआ है जो पानी से, वो क्या है? अर्थ क्या है? 71% पानी से घिरा हुआ है। अर्थ लुक ब्लू इन कलर ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट ऑल ओवर इट, सो द अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। और अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखती है, क्यों? देखो यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम, तो ब्लू कलर की दिखती है। और अगर हम सच में टेलीस्कोप से किसी और प्लानट पे जाके अर्थ को देखें तो ऐसे ही दिखता है हमारा अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ ऐसी ही दिखती है। तो ये ब्लू कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें पानी 71% है, ज़्यादातर पानी कितना है? 71%, ज़्यादातर इसमें क्या है? पानी है। और जिसकी वजह से नीले कलर की दिखती है, इसीलिए हम इसे किस नाम से बुलाते हैं? ब्लू प्लानट के नाम से भी इसे हम बुलाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, सम फैक्ट्स अबाउट अर्थ। अर्थ के कुछ फैक्ट हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कुछ उसकी बातें। जैसे डायमीटर एट इक्वेटर, इक्वेटर पे अर्थ का डायमीटर कितना है, मतलब बीच में अगर डायमीटर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है सर इसके सेंटर से अंदर, बॉल के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो हमें दिखेगा नहीं, अंदर होगा, ठीक है, तो वहाँ से बिल्कुल जो पास होगी इस कोने से इस कोने तक वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर इक्वेटर पे कितना होता है, 1,27,056 किलोमीटर, सॉरी 12,756 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका क्या है डायमीटर, 12,756। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर सूरज से हम इसकी डिस्टेंस निकालें, दूरी निकालें तो कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और ऑर्बिट सन इन, और ये कितने दिन में चक्कर लगाता है, सर के ऑर्बिट कितने दिन में पूरे करता है, 365.26 डेज, ठीक है, 365 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोटेशन ऑन एक्सिस इज, अब वो अपने एक्सिस पे अपनी जगह पर इस तरह से जो घूमता है वो कितने दिन में टाइम में लगाता है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसकी सैटेलाइट कितनी है अर्थ की, एक, जो कि क्या है हमारा मून। नेक्स्ट पेज नंबर 76 ओपन करिए, ठीक है। हम यहाँ देखिए हमारा ये पेज नंबर 76 में क्या है, द मून, मून के बारे में पढ़ेंगे। मून क्या है हमारा, हैव यू एवर वंडर वाई द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग, क्या तुम्हें कभी ये सोचा या तुम्हें ये पता चला, इस बारे में तुमने जांचा चेक करा कि क्यों ऐसा होता है कि जो मून का शेप है, जो चांद का शेप है वो चेंज होता रहता है, कभी हमें आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, तो थोड़ा आधे से कम दिखता है, कभी आधे से ज़्यादा दिखता है, ये कभी हमें दिखता ही नहीं है, तो क्यों होता है ऐसा। द मून डजेंट इमिट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की, चांद की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है, अपनी रोशनी नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट इट रिसीव फ्रॉम द सन, और ये चमकता है किस वजह से, क्योंकि ये जो लाइट जो हमें दिखती है चांद की, वो किसकी लाइट होती है, वो सूरज से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो सूरज से रोशनी आ रही होती है, सन से आ रही होती है, उसे ही वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट कर देता है मतलब वापस भेज देता है। जैसे हम अगर कोई हमारे ऊपर टॉर्च मार रहा है, हम उस पे क्या कर देते हैं, शीशा लगा देते हैं, तो शीशे पे से, मिरर पे से लाइट टकरा के वापस चली जाती है पीछे की तरफ। तो इसी तरह से सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद वही रोशनी हमारे अर्थ पर भेज देता है। ऐसे ही जैसे हम क्या करते हैं, अगर सूरज निकल रहा होता है तो उसके सामने शीशा रखते हैं, यानी मिरर रखते हैं, ठीक है, और फिर उसकी रोशनी इधर उधर घर में ऐसे ऐसे करते हैं, मिरर हिलाते हैं, तो उसकी रोशनी जो है इधर उधर दीवार पे लगती है, तो रिफ्लेक्ट होती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब एक सरफेस पे पड़कर दूसरी सरफेस पर जाना, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से चांद पर रोशनी पड़ती है और वो हमारे अर्थ पर आती है। फिर क्या है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द अर्थ। अब सैटेलाइट हर उस चीज़ को कहेंगे जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। किस तरह से, जैसे कि प्लैनेट सूरज के चारों तरफ इस तरह से ऐसे ऐसे घूमते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा सन है, यहाँ प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसी तरह से जैसे मेरा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मेरा मून घूमता है, हमारा मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो क्या हो गया, अर्थ की सैटेलाइट हो गई। तो प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, सैटेलाइट, ठीक है। द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, खाली जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून। और आपने देखा होगा बाकी नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, आसमान में भेजी जाती हैं, साइंटिस्ट भेजते हैं, तो उन्हें सैटेलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ कोई भी चीज़ चक्कर लगाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कह देते हैं। और मून क्या है, कुदरती ही बना हुआ है, हमने नहीं बनाया इंसानों ने, ये नेचुरली बना हुआ है, कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, ठीक है। और ये अपने आप क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है, तो इसे हमने कहा क्या, नेचुरल, मतलब कुदरती बना हुआ अपने आप नेचुरल सैटेलाइट है। और जो लोग इंसान भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। यही कह रहे हैं, इट इज मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए तो 5वें नंबर पे आती है साइज़ में, ठीक है, 5वें नंबर पे सबसे बड़ी है साइज़ में, और इससे 4 और बड़ी है, ठीक है। इट मासेस एंड डेंसिटी इज मच लेस देन अर्थ, और अर्थ की डेंसिटी, अर्थ का मास देखें, यानी ये समझ लिए आप, अगर वेट देखें, वज़न, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है, चांद की डेंसिटी हमारी धरती से। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है, मतलब 1/4। अगर हमारे अर्थ का जो डायमीटर है अगर 4 है तो इसका कितना होगा, 1 होगा। हमारे अर्थ का अगर डायमीटर 16 है तो इसका कितना होगा, 4, मतलब 4 गुना कम होगा इससे, अर्थ से, मून का, ठीक है। या ये कह लिए अर्थ का डायमीटर मून से 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है।
इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू अवर प्लानट। और ये इतना बड़ा क्यों दिखता है अगर ये छोटा है तो? क्योंकि अर्थ के 4 गुना छोटा है ना। अगर ये इसका डायमीटर 1 है तो अर्थ हमारा 4 गुना बड़ा है, यानी 4 × 1 = 4, यानी 4 होगी हमारी डायमीटर अर्थ की। तो वही कह रहे हैं अगर ये इतना छोटा है अर्थ से तो इतना बड़ा क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू आवर प्लानट, क्योंकि ये हमारे प्लानट अर्थ के बहुत करीब है, जिसकी वजह से ये क्या है, बड़ा दिखता है। ठीक है, अब देखिए अभी मैं पेंसिल आपके पास रखा हूँ, ये बड़ी दिख रही है, अब मैं दूर ले जाऊँगा तो इसे छोटी होती चली जाएगी। मतलब जितनी डिस्टेंस पे हम जो चीज़ देखते हैं वो हमसे छोटी नज़र आती है, और जो मून है हमारे करीब है अर्थ के, इसलिए वो बड़ा नज़र आता है, वरना अर्थ के मुकाबले वो बहुत छोटा है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और ये कह सकते हैं 27.3 डेज। 27 दिन के अंदर चक्कर लगाता है मून अर्थ के। अगर ये जैसे मैंने माना अर्थ है, यहाँ पर मून इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा तो 27 दिन के अंदर, जैसे यहाँ से शुरू करा तो 27 दिन के अंदर वापस यहीं आ जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, देयर इज़ नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन मून, और मून पे, चांद पे ना ही हवा है ना ही पानी है। द स्काई इज़ ब्लैक, उसके बादल कैसे हैं, काले हैं। इट इज़ वेरी हॉट, और वो कैसा होता है, बहुत गर्म होता है, और उसका टेम्परेचर कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। दिन में उसका टेम्परेचर कितना होता है पता है, 120 डिग्री सेल्सियस। एंड वेरी कोल्ड -120, और माइनस में आ जाता है टेम्परेचर। माइनस में जब टेम्परेचर आता है तो हम कहते हैं बहुत ठंड है। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में यानी रात में इतना ठंडा और दिन में इतना गर्म। अब आप तभी सोच लिए, अगर हम जो नॉर्मल हम लोग हैं, अगर हम लोगों का टेम्परेचर 36 डिग्री या 40 डिग्री पे पहुंच जाता है तो जून जुलाई वाली जो गर्मी होती है ना, इतनी तेज़ गर्मी हमें लगती है। ठीक है, इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है 36 डिग्री और 44 डिग्री, 44 डिग्री, 42 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, और ये कितना है 120 डिग्री। तो समझ लिए तब जाएगा इंसान। ठीक है, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे पानी स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना। ठीक है, 100 डिग्री पे तो पानी खौलता जो है 100 डिग्री पे होता है, और ये तो 120 डिग्री, इंसान जल के राख हो जाएगा। और ठंड की बात करें रात में, तो रात में माइनस में है 120 डिग्री। और अगर हम कश्मीर में बात कर रहे हैं, जैसे कश्मीर में क्या है, बर्फ़ गिरती है, तो कितने पे, -1 -2, बस इतना। और जितना हम नेगेटिव में बड़े नंबर पे जाएंगे उतनी ही आना हमारी ठंडी बढ़ रही है। तो -3 पे ज़्यादा होगी ठंड, -4 पे और ज़्यादा होगी, तो ये तो -20 है, इंसान जम जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम। प्लेन्स, माउंटेन्स एंड होलोज कॉल्ड क्रेटर्स आर फाउंड ऑन द मून। अब मून पे, चांद पे क्या क्या है, प्लेन है, मतलब प्लेन है, सतह है, सीधी सीधी ज़मीनें हैं। माउंटेन है यानी पहाड़ हैं, और होलोज है, होलोज मतलब उसमें गड्ढे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेटर। जो बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद के ऊपर, ठीक है, निशान है, गड्ढे बने हुए, हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स। द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, और जो मून की ग्रेविटी है वो 6 गुना कम है, 1/6 टाइम है अर्थ के। अर्थ की ग्रेविटी अगर 6 है तो ये क्या होगी, इसकी क्या होगी, 1 होगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, उसकी 6 गुना कम होगी अर्थ की। या ये कह लिए मून की अगर 1 है तो अर्थ की कितनी होगी, 6 होगी, 6 गुना ज़्यादा होगी अर्थ की। या ये कह लिए कि अर्थ से 6 गुना कम है मून की, या उल्टा अगर कहें तो ये कहेंगे मून से हमारी 6 गुना ज़्यादा है अर्थ की। यू कुड जंप अबाउट 6 टाइम हायर ऑन द मून, और अगर तुम यहाँ पर 1 मीटर कूद रहे हो, ऊंचा जंप कर रहे हो यहाँ पर अर्थ पर, तो वहाँ पर पता है तुम 6 मीटर ऊंचा कूद पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से 6 गुना ज़्यादा ऊंचा कूद पाओगे। ठीक है, योर वेट ऑन मून विल बी ओनली 1/6 दैट ऑन द अर्थ, और जो तुम्हारा वज़न होगा, तुम्हारा 6 गुना वज़न कम हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर 36 किलो के हो तो वहाँ पर कितना होगा पता है, 6 किलो के। मून पे अगर तुम वज़न करोगे तो 6 किलो के होगे, और यहाँ पर अगर नापोगे तो 36 किलो के होगे। ठीक है, 6 गुना कम हो जाएगा वहाँ पर वज़न। इट इज़ अबाउट, और ये क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का खेल है। आगे आप 9, 10, 11 जब पढ़ेंगे, 11, 12 में फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये क्यों होता है वेट कम। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और ये कितनी दूर है, 3,84,400 यानी 400 किलोमीटर दूर, इतना दूर है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, और चांद पे अगर देखा जाए तो कोई ज़िंदगी नहीं है वहाँ पर, हम जिंदा नहीं रह सकते, कोई लाइफ नहीं है वहाँ पर। रिसेंटली वाटर एंड आइस वर डिस्कवर्ड एट द पोल ऑफ द मून, मून के, चांद के पोल पर क्या है, अभी जल्द ही, हाल ही में क्या हुआ है, पानी मिला है और बर्फ़ मिली है। ठीक है, बर्फ़ मिली है और पानी मिला है। कैसे? द आइस इज़ बरीड बीनीथ सम ऑफ द डस्ट ऑफ द मून सरफेस। कैसे मिली है बर्फ़? दफनी हुई, मतलब दबी हुई मिली है बर्फ़
डस्ट ऑफ द मून सरफेस, जो चांद की जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसके डस्ट यानी जो रेत है, रेत के नीचे हमें क्या मिला है, अर्थ, वहाँ पर आइस मिली है, बर्फ़ का टुकड़ा मिला है। Scientists think the ice may be left over from a comet that once collided with the moon। और जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि बर्फ़ कहाँ से आई होगी, जो कोमेट उस पर टकराते हैं, जिनकी वजह से क्रेटर बन जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। कोमेट क्या होते हैं, कोमेट जो है बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, पत्थरों के, जो कि आसमानों पे इधर उधर उड़ रहे होते हैं। तो वो आके जब टकराते हैं चांद पे, तो ये कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अगर चांद पे कभी टकराया होगा कोमेट, तो उसी की वजह से बर्फ़ भी आई होगी ऐसे ही आसमान से, ठीक है। और कोमेट के टकराने की वजह से ही होलो बन जाते हैं, यानी गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एज द मून ऑर्बिट द अर्थ वंस इन एवरी मंथ, जो चांद है वो एक बार हर महीने में चक्कर लगाता है, किसके, अर्थ के, ठीक है। यानी जितने भी दिन होते हैं, एक महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो वो यानी 30 दिन में या 28 दिन में, 29 दिन में, जितने भी महीने का होता है, इतने एक महीने में कितने चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है अर्थ के, कौन, चांद। द एंगल बिटवीन द अर्थ, जो अर्थ का एंगल होता है, द मून एंड द सन चेंजेस, अर्थ, मून और सन के बीच का जो एंगल है आपस में तीनों का, वो चेंज होता है। दस वी सी दिस एज द साइकिल ऑफ द मून फेस, जिसकी वजह से हम देखते हैं मून के फेसेस, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट शक्ल देखते हैं चांद की, कभी आधी कभी पूरी, ठीक है। किस वजह से, जो मूवमेंट की वजह से, रोटेशन की वजह से अर्थ का, चांद और मून का और सन का क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। एंगल चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, फेसेस ऑफ द मून। अब फेसिस की बात करते हैं। फेसिस क्या है, ऑल्दो दिस साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार हम देखते हैं उसके अलग अलग शक्लें। देयर आर 8 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज स्टेज, हमने कितनी डिस्टिंक्ट स्टेजेस देखी हैं, 8, जैसे यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर आपकी बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये करें डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जो है 8, ट्रेडिशनली मतलब ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज की गई है, मानी गई है, ठीक है। कितनी फेसिस है उसकी, 8 फेसिस मानी गई है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड 8 आवर, और ये कहते हैं जो चांद है वो कितने दिन में चक्कर लगाता है, अर्थ के 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो यही हो गया हमारा एक मंथ, चांद के हिसाब से एक महीना कितना हुआ, 27 दिन 8 घंटे का। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द सिंगल रोटेशन, और ये हमेशा 27 दिन 24 घंटे 8 घंटे 27 दिन 8 घंटे ही लेगा हमेशा एक चक्कर लगाने का, चाहे एक दिन का हो चाहे 2 दिन का हो। जैसे कि मैंने मंडे, मान लो कि आज लगाया 27 घंटे 27 दिन, मतलब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहला चक्कर उसने 27 दिन 8 घंटे में लगाया हो तो दूसरा चक्कर 28 घंटे में लगा दिया हो, या 27 दिन की जगह 28 दिन कर दिया हो, ठीक है। मतलब टाइम सेम ही रहेगा कभी भी वो चक्कर लगाए। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से उसके रोटेशन की वजह से, चक्कर लगाने की वजह से हमें एक ही हिस्सा उसका दिख पाता है अर्थ पे, ठीक है। अर्थ पे रहने वालों को एक ही हिस्सा दिख पाता है। नेक्स्ट क्या है, thus the changes from new to full moon and back again are called the phases of the moon। और phases of the moon क्या कहलाता है, changes from new to full, नए से full moon बनना और फिर वापस नया मून बनना, इसे हम क्या कहते हैं, phases of the moon। न्यू मून क्या है हमारा, द मून इज़ नॉट विजिबल बिकॉज द लिमिटेड साइड ऑफ द मून फेसेस अवे फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ अ न्यू मून नाइट ऑफ अमावस। अमावस्या जो होता है, अमावस जो कहते हैं रात, वो कब होती है, जिस दिन चांद नहीं दिखता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें मून इज़ नॉट विजिबल, हमें चांद नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि जो इल्यूमिनेटेड साइड है उसकी, जो हमें दिखने वाली साइड है जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी सूरज की, वो हमारे फेस से, मून का जो फेस है वो वाला, वो अर्थ से बहुत दूर हो जाता है और वो उसका चेहरा घूम जाता है। ये कह रही है एंगल में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पर नहीं आ पा रही होती है, तो हमें चांद की शक्ल नहीं दिख रही होती है, ठीक है। अब ये बताइए, जहाँ पर लाइट होगी तभी तो हम देख पाएंगे, जहाँ अंधेरा होगा हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो चांद पर रोशनी होगी तभी तो हम चांद को देख पाएंगे, और वो रोशनी कहाँ से आएगी, सूरज से। अब सूरज और चांद के बीच का एंगल ही चेंज हो गया, रोशनी सही से आ नहीं पा रही, आ भी रही है तो हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही, तो हम कहाँ से देख पाएंगे चांद को। इसी वजह से न्यू मून कहलाता है, मतलब नया नया मून निकला है अभी, ठीक है। अब नया मून निकलेगा मतलब, ठीक है, हमें दिखेगा नहीं जब। वैक्सिंग रिसेंट क्या है, द मून अपेयर टू बी
पार्टली बस लेस देन 1/2 इल्यूमिनेटेड बाय डायरेक्शन। क्या है इसमें, आधे से मतलब थोड़ा सा हिस्सा दिखता है इसमें मून का, चांद का। लेस देन 1/2 मतलब आधे से भी कम दिखता है इसमें हमें, जो कि सूरज की रोशनी में जो आ रहा होता है आधे से भी कम आ रहा होता है, तो वही हिस्सा हमें दिखता है। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, 1/2 ऑफ द मून अपेयर टू बी इल्यूमिनेटेड बाय डायरेक्ट सन। अब इसमें 1/2 फर्स्ट क्वार्टर मतलब एक चौथा, एक हिस्सा हमें दिखता है। 1/2 ऑफ द मून, एक हिस्सा जो है चांद का हमें दिख रहा होता है, किसकी वजह से, जो कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी में जो हिस्सा आ रहा था वही हिस्सा हमें दिख रहा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। अब वैक्सिंग गिबियस क्या है हमारा, वैक्सिंग गिबियस क्या है हमारा, सॉरी वैक्सिंग गिबियस जी। द मून अपेयर टू बी मोर देन 1/2 बट नॉट फुली इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्शन। हमें आधे से ज़्यादा चांद जब दिख रहा होता है मगर पूरा नहीं दिख रहा होता, ठीक है, तो उस चांद को हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग गिबियस। फिर नेक्स्ट क्या है, फुल मून। द मून अपेयर टू बी कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। अब ये कह रहे हैं जो इल्यूमिनेटेड साइड है, जो हिस्सा चांद का हमें दिखता है वो सारा हिस्सा सूरज की रोशनी में आ रहा होता है, फिर इसकी वजह से हमें पूरा हिस्सा दिख रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फुल मून, ठीक है, पूरा चांद दिख रहा होता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसे हम कहते हैं फुल मून नाइट कहते हैं इस रात को, और क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं। फिर क्या है, वेनिंग गिबियस। वेनिंग गिबियस क्या है हमारा, द मून अपेयर टू बी मोर देन 1/2 बट नॉट फुली इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्ट सनलाइट। ये कह रहे हैं आधे से ज़्यादा हमें चांद दिखता है मगर पूरी तरह से नहीं दिखता है अगर, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेनिंग गिबियस कहते हैं उस चांद को, ठीक है। ये स्टेजेस हैं चांद की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर क्या है, LAST, लास्ट क्वार्टर। 1/2 ऑफ द मून अपेयर टू बी इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। आधा हिस्सा चांद का, 1/2 ऑफ द मून मतलब एक चौथाई, एक दो हिस्सा, मतलब ये आधा हिस्सा हमें अगर दिख रहा है, आधा हिस्सा में दिख रहा है, तो क्या होता है, ये डायरेक्शन में आता है, मतलब हमें आधा हिस्सा दिख रहा होता है चांद का, इसे क्या कहते हैं, लास्ट क्वार्टर, आखिरी हिस्सा, क्वार्टर हिस्सा मतलब कहते हैं टुकड़े। वेनिंग क्रिसेंट किसे कहते हैं, द मून अपेयर टू बी पार्टली बट लेस देन 1/2 इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्ट सनलाइट। वो चांद, जैसे कि अब यहाँ पर यहाँ पर था वैक्सिंग क्रिस्टल, यहाँ पर ऐसी वेनिंग क्रिस्टल। वैक्सिंग क्रिस्टल में भी आधा दिखता है, आधे से कम दिखता है, इसमें भी आधे से कम दिखता है। इसमें क्या है, हमें निकलता हुआ दिख रहा होता है, इसमें डूबते हुआ दिख रहा होता है, बस यही है वेनिंग और वैक्सिंग में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बट वाट हैपन टू द मून ड्यूरिंग द डे टाइम। मगर ऐसा क्या, दिन में क्या होता है चांद के साथ, वेयर डज इट डिसअपेयर, वो कहाँ पर गायब हो जाता है। वाई कांट वी सी द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं चांद को और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ को। इट हैपेंस बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज सो ब्राइट दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द लेस ब्राइटर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई। ये इस वजह से होता है कि हमें बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ और जो चांद है हमें क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो चांद या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो छुप जाते हैं, किस वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से ढक जाते हैं। सूरज की रोशनी इतनी तेज़, इतनी ब्राइट है, इतनी चमकदार है कि उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे चांद है या बाकी प्लानिट हैं या बाकी ये के लिए स्टार्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या आते हैं, समटाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार फ्रॉम डिफरेंट शेप एंड पैटर्न्स। कुछ जो है ग्रुप ऑफ स्टार की बात करें, गुच्छों की, या ये कह लिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स के तारों की ग्रुप की बात करें, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पैटर्न की जो होते हैं, जो अलग अलग शेप दिखता है और अलग अलग पैटर्न बन के आता है, वो क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। द स्टार्स इन द स्काई आर डिवाइडेड इन 88 कॉन्स्टिलेशन, और जो तारे हैं वो 88 कॉन्स्टिलेशंस में डिवाइड हैं, यानी बांटे गए हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर बिग डिपर, कुछ इसकी एग्जाम्पल दी है, जैसे पहला क्या है, बिग डिपर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, उर्सा मेजर। द लिटिल डिपर, इसे हम क्या कहते हैं, उर्सा माइनर। नेक्स्ट क्या है हमारा, की स्टोन, इसे हम क्या कहते हैं, हरकुलेस। एंड द प्लेडिस किसे कहते हैं हम, टॉरस, ठीक है। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, मतलब ये तारों को जोड़कर ऐसी फिगर बन के आती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बेयर और
सप्तऋषि, जो सबसे ईजिली हम देख पाते हैं, जो आसानी से हमें मिल जाता है, अगर हम तारों को मिलाकर देखें तो आपस में आसानी से तो हमें कॉन्स्टलेशन ये कह लिए ईजिली जो शक्ल मिल के आती है वो क्या मिलती है, स्मॉल बेयर, छोटे से भालू की, जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, 7 ऋषि मतलब सेजेस मतलब साधु, 7 साधु। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और ये क्या है, 7 स्टार का हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ अ 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 स्टारों का ग्रुप है, क्या है, झुंड है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो बड़ा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है उसका एक हिस्सा बनाता है। पोलरिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द उर्सा मेजर, और उर्सा मेजर के अंदर पोलरिस जो होता है, जिसे हम पोल कहते हैं, पोल स्टार, ठीक है, उसे वो क्या है, पोलरिस जो है वो सबसे चमकदार उर्सा मेजर का क्या है, स्टार है, ठीक है। या कि के लिए जो तारे हैं, तारों में से उर्सा मेजर का सबसे चमकदार तारा होता है वो कौन सा होता है, पोलरिस। नॉर्थ स्टार और पोल स्टार, नॉर्थ स्टार इसे हम कहते हैं और पोल स्टार इसे कहते हैं हम, वो क्या है, द नॉर्थ स्टार इज अ ब्राइट स्टार नियर द नॉर्थ सेलेस्टियल पोल। जो नॉर्थ स्टार है वो सबसे ज़्यादा चमकदार स्टार माना जाता है, या है, ये है सच में, ये जो है इतना चमकदार होता है कि बाकी जो स्टार्स हैं उससे बहुत ज़्यादा चमकदार इसकी रोशनी होती है, ठीक है। द पॉइंट ऑन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ एक्सेस पॉइंट, ये कहाँ पर दिखता है हमें, स्काई के, आसमान के नॉर्थ साइड में, ठीक है। द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार इज अ स्टार कॉल्ड पोलरिस, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोलरिस कहते हैं। नॉर्थ स्टार कह लो या पोल स्टार कह लो, इसे हम क्या कहते हैं, पोलरिस कहते हैं। द नॉर्थ स्टार इज द ओनली स्टार इन द स्काई दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, और यही एक ऐसा तारा है जो कि अपनी पोजीशन, अपनी जगह कभी नहीं चेंज करता है, ठीक है। ये हमेशा एक ही जगह पर रहेगा, कहाँ पर, नॉर्थ में, ठीक है। It can therefore be used as a guide to direction on any clear night, तो किसी भी अगर साफ़ रात है, चमक मतलब साफ़ सुथरे बादल नहीं है, तो हमें तारे अगर नज़र आ रहे हैं तो हम इस तारे को यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि सभी को पता है ये नॉर्थ साइड में होता है, तो जिस साइड ये तारा रहेगा उस साइड में पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है, रास्ता पता चल जाएगा। इट कैन देयरफॉर बी यूज एज अ गाइड टू डायरेक्शन ऑन एनी क्लियर नाइट, तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए, जैसे कि हम कंपास को यूज़ करते हैं रात में। फॉर सेंचुरीज द नॉर्थ स्टार हैज़ बीन हेल्पिंग द सेलर्स टू नेविगेट, और सेंचुरीज से सदियों बीत गई, जो कि सदियों की बात है, ये सदियों से ये जो पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार है, इसे यूज़ करा जा रहा है डायरेक्शन को पता करने के लिए, इसकी क्या है, मदद ली जा रही है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, और पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में बात की जाए, जब कंपास नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम पता कर पाएँ कि हमारा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो क्या करते थे लोग बाग, नॉर्थ स्टार को यूज़ करते थे चेक करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे अगर नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी कि नॉर्थ इधर है, अगर हमें वेस्ट जाना है तो हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, तो राइट जाना है तो राइट मुड़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम डायरेक्शन पता कर लेते थे। एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। लेट अस लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, पोल स्टार की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ पर है। अब ये कह रहे हैं, लुक एट द सप्तऋषि, ड्रॉ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स, दिस विल इंडिकेट द पोल स्टार। ये कह रहे हैं कि सप्तऋषि को देखो और उस पर से एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाओ, और किसे, बाय जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार, ये जो पॉइंटर स्टार है इन्हें ज्वाइन करो और मिलाओ, फिर दिस विल इंडिकेट द पॉइंट स्टार, तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पॉइंट स्टार मिल जाएगा। और वैसे भी अगर हम ये सब ना करें तो सबसे ईजिली तरीका है, अगर हमें पोल स्टार देखना है तो रात में ऊपर जाइए छत पर और देखिए, सबसे ज़्यादा जो ब्राइटली होगा, सबसे ज़्यादा चमकदार होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमक रहा होगा, और वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको। अगर आप 2 दिन 3 दिन छत पर जाकर रात में देखेंगे तो वो तारा आपको वहीं मिलेगा और ऐसे ही चमकता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ईजिली हम इसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानेट। अब प्लानेट क्या होते हैं, There are some celestial bodies which do not have their own heat and light and are lit by the light of the stars. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं है, ना उसके पास अपनी हीट है, यानी कोई टेम्परेचर नहीं है उसके पास, एंड आर लेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो वो किससे जलते हैं, किससे उसमें रोशनी होती है, स्टार्स, जो तारे हैं उनकी लाइट की वजह से उनमें रोशनी होती है। जैसे सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लानेट, इन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लानेट कहते हैं। द वर्ड प्लानेट केम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटेई, जो प्लानेट वर्ड है ये कहाँ से आया है, किस वर्ड से बनाया गया है, प्लेनेटेई वर्ड से। इसका मतलब क्या है, वंडरर, वंडरर कहते हैं घुमक्कड़ को, जो घूमता रहता है, ठीक है, चक्कर काटने वाला।
तो प्लानेट को वेंडरर वर्ड से बनाया गया है, यानी प्लानेटरी वर्ड से बनाया गया है प्लानेट। इसका वर्ड इसीलिए प्लानेट इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये सन के चारों तरफ घूमता है, यानी ये घूमने वाला है, मूव करने वाला एक जगह से, इसलिए इसका वर्ड वेंडरर से यानी घूमने वाले से, घुमक्कड़ वर्ड से बनाया गया है प्लानेट, ठीक है, प्लेनेटरी से। द अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लानेट विच गेट्स द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो हमारी अर्थ है, जो धरती है, वो भी क्या है, एक प्लानेट है जिसे लाइट और रोशनी और गर्मी कहाँ से मिलती है, हीट कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, सूरज से, ठीक है। दीज प्लानेट सो हैव बीन नेम आफ्टर, और इनके प्लानेट नाम तो बाद में पड़े, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब जो नाम है, प्लूटो, ये सब कब पड़े, ये सब तो बाद में पड़े। पहले इनके नाम क्या थे, द रोमन डिटीज, जुपिटर किंग ऑफ द गॉड, जुपिटर को क्या कहते थे, किंग ऑफ द गॉड। मार्स को क्या कहते थे, द गॉड ऑफ वॉर। मरकरी को क्या कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। वीनस को क्या कहते थे, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। सैटर्न को क्या कहते थे, फादर ऑफ जुपिटर एंड गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, ये सब पहले के नाम है जो अब हमने चेंज कर दिए, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सब पहले नाम नहीं थे। जैसे ये है ना, द गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, या सैटर्न को क्या कहते थे, फादर ऑफ जुपिटर एंड गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब इनके पहले नाम थे, इस नाम से ही जाने जाते थे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो हमारा जो चांद है वही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, सिवाय चांद के कोई और नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। बाकी जो सैटेलाइट है वो इंसानों ने बनाई है। इट इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम सच एज लूना बाई द रोमन्स, और ये अलग अलग नामों से बुलाई जाती है, जैसे कि रोमन के लोग हैं, रोम के लोग हैं, जो रोमन कंट्री है वहाँ के लोग इसे क्या कहते हैं, चांद को, मून को क्या कहते हैं, लूना। और सेलिने कहाँ पर कहते हैं, अर्थेमिस में, सेलिने एंड अर्थेमिस बाई ग्रीक के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं चांद को, सेलिनी और अर्थेमिस कहते हैं चांद को। एंड बाई मैनी अदर नेम इन द अदर माइथोलॉजीज़, और अलग अलग माइथोलॉजीज़ में अलग अलग नाम से चांद को बुलाया जाता है, ठीक है। द मून इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई आफ्टर द सन, सन के बाद जो सूरज, चांद, उसके मतलब ये कह लिए कि जो सूरज के बाद सबसे ज़्यादा जो चमकदार ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मून है, चांद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चमकदार ऑब्जेक्ट है सन के बाद वो कौन है, चांद है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा द सन। सन क्या है, द सन इज़ सॉरी यहाँ पर है गया, द सन इज़ द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब यही कह रहे हैं, सोलर सिस्टम की डेफिनेशन बताइए इन्होंने, सूरज और 8 प्लैनेट मिला लें और सैटेलाइट मिला लें, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ और कुछ अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ को जैसे कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड इन सबको मिला लें तो क्या बनाता है, हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। अब सन क्या है, द सन इज़ द डोमिनेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे डोमिनेंट मेंबर है, सब पे जो डोमिनेंट है, सब पे भारी है, सब मतलब सब ये समझ लिए रूलर है, लीडर है सोलर सिस्टम का, सन है जो हमारा, ठीक है। इट इज़ द हेड ऑफ अ सोलर फैमिली ऑफ अ प्लानेट, प्लानेट का जो सोलर सिस्टम है, जो फैमिली है, सोलर फैमिली है, उसका क्या है, ये हेड है, ठीक है। इट कंटेन मोर देन 99.87% ऑफ द एंटायर मास ऑफ द इट्स फैमिली। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर है, मेटेराइट, एस्टेरॉइड, सब चीज़ें मिला दें अगर, तो ये क्या है, इसके अंदर चांद, सूरज के अंदर कितना है, 99.87% ऑफ द एंटायर मास ऑफ इट्स फैमिली। इतना मास तो इसके अंदर आराम से मिल जाएगा, 99.87% मास इसके अंदर आ जाएगा, इतना बड़ा है ये, इतना ज़्यादा इसका मास है। आवर सोलर सिस्टम गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम इट एंड इट चेक्स द मूवमेंट ऑफ प्लानेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड एक्सेट्रा। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो बाकी जितने भी प्लानेट हैं पूरे सोलर सिस्टम में, जो रोशनी आती है, लाइट आती है, वो कहाँ से आती है, सूरज से ही आती है। और यही चेक करता है प्लानेट का, सैटेलाइट का, या बाकी जो कॉमेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके मूवमेंट को यही चेक करता है। इसी के उस पर मतलब इसी के चारों तरफ इन सब का मूवमेंट होता है और इसी के हिसाब से होता है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। अब जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार माना जाता है, सबसे करीबी सितारा माना जाता है, तारा माना जाता है अर्थ से। इसे तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास भी अपनी गैस होती है, जैसे कि स्टार्स के पास गैसेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके पास भी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ये जलता है, ये यानी इसके अंदर हीट है और लाइट है, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्टार्स। Because of its closeness, its radiance overpower that of its the star beyond sunlight take only 8.3 minutes to reach the earth, whereas the light from the next नियरेस्ट स्टार अप्रॉक्सीमेट सेंचुरी। अब ये कह रहे हैं कि जो ये इसकी करीब होने की वजह से जो इसकी रेडियंस है, उसकी जो हीट है, जो ये रेडिएशंस आती हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा पावर की आती हैं,
ओवर दैट ऑफ द स्टार्स, स्टार की भी इतनी तेज़ रेडिएशन नहीं आएंगी जितनी कि सूरज की आती है, क्योंकि ये करीब है। बियॉन्ड सनलाइट टेक्स ओनली 8.3 मिनट टू रीच द अर्थ। अब अगर सूरज की रोशनी की बात करें तो 8.3 मिनट लगते हैं रोशनी को आने में। कहाँ पर? अर्थ पर। सूरज की रोशनी कितनी देर में आती है ज़मीन पर? 8.3 मिनट में, 8 मिनट 3 सेकंड में, ठीक है। वेयर एज लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टार स्टार्स प्रोक्सिमेट सेंचुरी। और जो अगर हम ये ही बात करें स्टार्स की, अगर तारों की बात करें तो वहाँ से लाइट आने में कितनी टाइम लग जाता है? सेंचुरी लग जाती है। सेंचुरी यानी 100 साल, सेंचुरी कहते हैं साल को, तो सेंचुरीज हो जाती हैं, ठीक है। टेक मोर देन 4 ईयर, और 4 साल ले लेता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी मतलब लगभग 4 साल ले लेता है आते में। सन्स डायमीटर इज मोर देन 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स मास इज 100,000 10,000 लाख, यानी 3 लाख गुना ज़्यादा है अर्थ के मास से सूरज का मास, और 100 गुना ज़्यादा इसका डायमीटर है, मतलब 100 गुना बड़ा डायमीटर, 100 गुना है तो इसका अगर साइज़ निकालेंगे तो और बड़ा आएगा, ठीक है। तो 100 गुना बड़ा इसका डायमीटर है हमारे अर्थ के डायमीटर से। इवन दो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द लाइटेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स, और यहाँ तक कि वो इतना भारी है अर्थ से, इतना बड़ा है इसका मास, इतना ज़्यादा है। और यहाँ के पता है इसके अंदर सबसे यूनिवर्स की सबसे हल्की चीज़ें हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मास होता है? हाइड्रोजन और हीलियम जो है हमारा क्या है, अभी इसका मास, हाइड्रोजन का मास, हीलियम का मास, ये मत सुनिए आप, बस इतना जान लीजिए हाइड्रोजन हीलियम पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में सबसे हल्की चीज़ है, ठीक है। और यही चीज़ें भरी हुई हैं सूरज के अंदर। अब सूरज के अंदर ये सबसे हल्की चीज़ भरी है, उसके बावजूद वो इतना भारी है, तो सोच लिए कितनी सारी हाइड्रोजन और कितनी सारी हीलियम होगी इसके अंदर। तो वही कह रहे हैं हाइड्रोजन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द सन्स मास। हाइड्रोजन जो है वो 70% है सन के अंदर, और हीलियम जो है 28% है। एंड ऑल द अदर नॉन एलिमेंट, और बाकी जो 2% नॉन एलिमेंट हैं, जो दूसरे नॉन एलिमेंट हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, वो 2% नॉन एलिमेंट अलग हैं, ठीक है। 70% क्या है? हाइड्रोजन, और जो हीलियम है वो कितना है? 28%। 2% जो बचा है वो दूसरे हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ इट्स लाइफ ऑन अर्थ। द टेम्परेचर एट इट्स सरफेस हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज सेंटर इट इज़ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब यही कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हीट जो होती है, सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो हमारे अर्थ पर कहाँ से आती है? फॉर्म ऑफ लाइट्स जो आती है, मेन सोर्स ऑफ लाइट वो कहाँ से आती है? सूरज से ही आती है। जो हमारे पास लाइट और जो रोशनी है वो कहाँ से आती है? सूरज से। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंधेरा हो जाएगा। और जो इसका टेम्परेचर बता रहे हैं तो वो 6,000 है डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। और अगर उसके सेंटर पे बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, किसका? सूरज का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम ये जो द प्लानेट है ये पार्ट 2 में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे द प्लानेट। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे यहाँ से नेक्स्ट।